हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष। इस त्रिपक्षी संघर्ष के संबंध में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यह जो त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश एवं राष्ट्रकुल वंश के मध्य लगभग 2 शताब्दी तक चला। और इतने लंबे समय तक जो युद्ध चला उसके क्या कारण थे, किसने इस युद्ध की शुरुआत की, युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे, कितने वर्षों तक यह युद्ध चला एवं युद्ध के उपरांत कन्नौज की स्थिति क्या रही, इन सभी प्रश्नों के हम स्टेप टू स्टेप अध्ययन करेंगे और आपको यह सरलता से समझ में आ जाए ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो आइए देखें हम कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष। अब सबसे पहले हम ये देख लें कि ये 3 जो वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूल वंश, और वास्तव में कन्नौज की स्थिति। तो ये है गुर्जर प्रतिहार वंश का जो हरे वाले पोर्शन में दिया है, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है। यहाँ पर ये पाल वंश का शासन है और यहाँ पर है ये राष्ट्रकूट का शासन। और ये जो है इनके बीच में ये इन तीनों के बीच में है ये कन्नौज। और कन्नौज उस वक्त का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसी के लिए यहाँ पर युद्ध, इन तीनों साम्राज्यों में युद्ध हुआ। तो इस नक्शे में हम तीनों की स्थिति जान सकते हैं और उनका क्या कहाँ तक साम्राज्य फैला था। चूँकि ज़्यादातर कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंशों का ही शासन रहा है, इसलिए यहाँ हरे के अंतर्गत उसको प्रदर्शित किया गया है। तो आइए हम देखें आगे। अब कन्नौज को पाने के लिए प्रमुख जो 3 साम्राज्यों में त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था, उनमें कौन कौन से था? गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य। इन तीनों साम्राज्य का तो एक ये डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया। आगे हम देखेंगे कि कन्नौज को पाने के लिए प्रमुख 3 साम्राज्यों में जो त्रिपक्षी संघर्ष में जो शामिल हुए शासक हैं वो कौन कौन से शामिल थे, किस किस वंश से थे और उनका समय अवधि क्या थी। तो सबसे पहले देखें हम गुर्जर प्रतिहार वंश। इसमें वत्सराज 783 से 795 ईस्वी तक, नागभट्ट 795 से 833 तक, उसके बाद रामभद्र 833 से 836 तक, उसके पश्चात मिहिर भोज 836 से 885 तक, उसके बाद महेंद्रपाल 885 से 910 तक। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के जिन्होंने इस त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। पाल वंश से हम देखें तो धर्मपाल 775 से 814 ईस्वी तक, उसके बाद देवपाल 815 से 855 ईस्वी तक, विग्रहपाल 855 से 860 ईस्वी तक और नारायणपाल 860 से लेकर 1915 ईस्वी तक के इसमें भाग लिया था। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश जो इसमें एक ध्रुव जो शासन थे 779 से 793 तक, उसके बाद गोविंद तृतीय 793 से 814 तक, उसके बाद अमोद वर्ष इसमें 814 से 833 इसमें भी भाग लिया था। और अमोद वंश के अंतर्गत उनके एक सामंत थे ध्रुव जिनके साथ युद्ध हुआ था। और उसके बाद है कृष्ण द्वितीय 880 से 914 तक, उसके बाद इंद्र तृतीय 914 से 928 ईस्वी तक। इन तीनों वंश के उपरोक्त राजाओं के मध्य लगभग 2 शताब्दी तक कन्नौज को प्राप्त करने के लिए युद्ध चलता रहा। इस त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न कई बार आता है कि त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे वत्सराज, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि इसमें विजयश्री किसको मिली? तो इसमें ज़्यादातर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का ही शासन रहा है। और अंत में भी जब इस युद्ध का अंत हुआ था तब भी गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन कन्नौज पर था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा होगा। आगे हम देखेंगे कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज के शासन पर आयुध वंश के एक कमज़ोर शासक थे, उनका यहाँ पर शासन था। उनका नाम था चक्रायुध। ये आयुध वंश के एक शासक थे। कन्नौज उत्तर भारत का एक सर्वाधिक प्रमुख केंद्र था। 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज को पाने के लिए भारत के प्रमुख 3 राज्यों के मध्य संघर्ष हुआ।
इसे ही हम त्रिपक्षी संघर्ष के नाम से कहते हैं। ये रास्ते गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश एवं राष्ट्रकूट वंश सभी की निगाहें इस पर थी। यही कारण थे कि इन तीनों में लगभग 2 शताब्दी तक युद्ध चलता रहा। इतिहास में इन तीनों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षी संघर्ष के रूप में हम जानते हैं। त्रिपक्षी संघर्ष में के क्या कारण थे, उसके कारणों को भी हम देख लें कि क्यों इन तीनों प्रशासकों में मतलब कन्नौज के लिए युद्ध हुआ। तो पहला कारण था कि कन्नौज गंगा एवं यमुना के मध्य स्थित था, अर्थात दोनों के दोआब में स्थित था, और इन दोनों के मध्य की जो भूमि थी वो बहुत उपजाऊ थी, और उपजाऊ होने के कारण खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती थी, इसलिए वो धनाढ्य क्षेत्र था, इसलिए लोग कन्नौज को प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा प्रमुख कारण था कि कन्नौज व्यापार एवं वाणिज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र, अर्थात उत्तर भारत में अगर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था तो वो कन्नौज था, जहाँ व्यापार और वाणिज्य बहुत बढ़िया था। तो इसके कारण भी लोग वहाँ पर आक्रमण करके उसको अपने आधिपत्य में लेना चाहते थे। तीसरा, कन्नौज गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था, अर्थात रेशम उसी कन्नौज से होकर ही जाता था, और प्रमुख व्यवसाय था रेशम उस वक्त में। तो इसके कारण से भी कन्नौज एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में था। कन्नौज के अंदर 5 महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र में जाने का मार्ग उपलब्ध था, अर्थात कन्नौज से ही प्रमुख 5 केंद्रों पर जाने का मार्ग सुगमता वाला उपलब्ध था। इसलिए सभी चाहते थे कि कन्नौज पर आक्रमण हो जाए, तो वहाँ से जो आने जाने वाले हैं उनसे कर की प्राप्ति भी हो जाएगी। और 5वें नंबर का है, कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था, अर्थात यदि उत्तर भारत पर हम प्रशासन करना चाहते हैं तो कन्नौज पर शासन बहुत आवश्यक था। इस कारण से अधिकांश साम्राज्यों की स्थिति ये थी कि वो कन्नौज को अपने अधीन करना चाहते थे। तो इन कारणों से इन तीनों के मध्य हमेशा युद्ध होते रहे। आगे देखेंगे हम कन्नौज को पाने के लिए प्रमुख 3 साम्राज्यों और त्रिपक्षी संघर्ष का विवरण। अगर हम विवरण देखें तो कन्नौज पर आयुध वंश के इंद्रायुध का शासन था। आयुध वंश के शासक कमज़ोर थे, मतलब उतने शक्तिशाली शासक नहीं थे। यही कारण है कि गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के शासक ने इसे अपने अधीन करना चाहते, और इसलिए 3 साम्राज्यों के मध्य हुए युद्ध का विवरण है। अब हम विद्वार क्रमबद्ध विवरण देख लें कि किसके साथ युद्ध हुआ था और उसके परिणाम क्या रहे थे। तो सबसे पहले देखें इंद्रायुध वर्सेस वत्सराज का युद्ध। तो कन्नौज पर वत्सराज अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इस कारण गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने इंद्रायुध पर आक्रमण कर दिया, और इंद्रायुध को उन्होंने क्या किया था, पराजित कर दिया। और पराजित करने के पश्चात पुनः इंद्रायुध को ही अपना सामंत बनाकर पुनः शासन सौंप दिया, और इस तरह से वत्सराज का शासन यहाँ पर हो गया, और इंद्रायुध जो था अब उनका एक सामंत बनकर वहाँ पर रहने लगा। इस तरह कन्नौज पर वत्सराज अर्थात प्रतिहार वंश का शासन हो गया। तो ये पहला था। तो यहाँ से ही इस युद्ध की शुरुआत होती है। उसके बाद वत्सराज वर्सेस धर्मपाल का युद्ध। अब गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज पर पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कन्नौज को प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया। धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे, उनकी भी नज़र थी कि कन्नौज पर वो अपना शासन करें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वत्सराज जो प्रतिहार वंश के हैं उनका शासन हो गया, तो उन्होंने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस आक्रमण में धर्मपाल को पराजय का सामना करना पड़ा, और वत्सराज का ही शासन यहाँ पर बना रहा। आगे अब हम देखेंगे कि ध्रुव वर्सेस वत्सराज का युद्ध। अब इस युद्ध में जो तीसरा पक्ष था, दक्खन के शासक ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश के थे, उनका भी आगमन यहाँ पर हो गया था। तो उन्होंने साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से
तथा कन्नौज को अपने अधीन करने के लिए उत्तर भारत की ओर नर्मदा नदी पार कर मालवा को जीता और आगे बढ़ते हुए झांसी के पास वत्सराज से उनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में वत्सराज की पराजय हो गई, अर्थात राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे ध्रुव, उनकी विजय हुई। इस तरह वत्सराज पर विजय प्राप्त करने के साथ ही कन्नौज पर भी उनका शासन हो गया। तो जब दक्कन के शासक ध्रुव थे तो उन्होंने वत्सराज के साथ युद्ध किया, वत्सराज की पराजय हुई और वहाँ पर कन्नौज पर उनका शासन हो गया। अब उसके बाद ध्रुव वर्सेस धर्मपाल का युद्ध। अब जब ध्रुव का शासन कन्नौज पर हो गया तो धर्मपाल की निगाह भी कन्नौज पर थी। तो दक्कन के जो शासक ध्रुव थे उन्होंने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से एवं कन्नौज को अपने अधीन करने के बाद पाल वंश के शासक धर्मपाल पर भी आक्रमण कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया। इस विजय के पश्चात दक्कन के राजा जो थे ध्रुव है वो उनका कन्नौज पर शासन हो गया। लेकिन दक्कन में जब आंतरिक गतिविधियां कुछ खराब हुई तो वहाँ उनको वापस जाना पड़ा। तो वापस जाते समय जो राजा ध्रुव थे उन्हें इंद्रायुध को अपना सामंत बनाकर वो वापस दक्कन चले गए। इस तरह से अब दक्कन के शासक ध्रुव का शासन तो था, लेकिन गद्दी पर कन्नौज पे गद्दी पर कौन बैठा था? इंद्रायुध, जो सामंत बनकर वहाँ पर बैठा था और वहाँ पर था। अब इंद्रायुध वर्सेस धर्मपाल का युद्ध। दक्कन के शासक ध्रुव के वापस जाते ही धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे उनकी नज़र थी कि वो कन्नौज को अपने प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्होंने इंद्रायुध पर आक्रमण कर दिया और इंद्रायुध पर आक्रमण करके उसको जीत लिया और उसने चक्रायुध को कन्नौज का सामंत बनाया। उन्होंने स्वयं यहाँ पर शासन नहीं किया बल्कि इंद्रायुध को हटाकर उन्होंने क्या किया, चक्रायुध जो उनका सामंत था उनको सामंत बनाकर वहाँ बैठा दिया और इस तरह कन्नौज पर एवं उसके आसपास के अन्य और क्षेत्रों को जीतकर धर्मपाल एक शक्तिशाली शासक बन गया और कन्नौज पर उसका शासन हो गया और चक्रायुध तो वहाँ का उनका एक सामंत बनकर वहाँ पर बैठ गया। आगे अब देखेंगे कि ये प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात द्वितीय चरण में अब हम देखेंगे कि गोविंद वर्सेस नागभट्ट द्वितीय का युद्ध। तो यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने भी ध्रुव की भांति साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से उत्तर भारत पर विजय अभियान जारी किया और उन्होंने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गोविंद द्वितीय को विजय प्राप्त हुई। जो राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय थे उनको क्या हुई, विजय प्राप्त हो गई और नागभट्ट द्वितीय की हार हो गई। इस तरह से जो गोविंद तृतीय थे जो राष्ट्रकूट वंश के थे उनकी विजय अभियान वहाँ जारी रखा। इसके पश्चात गोविंद तृतीय ने धर्मपाल पर भी आक्रमण कर दिया क्योंकि गोविंद तृतीय ने, क्योंकि धर्मपाल का उस वक्त कन्नौज पर शासन था, तो गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूट वंश के जो थे उन्होंने नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश को पराजित कर अब धर्मपाल जो पाल वंश के शासक थे उन पर भी आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर कन्नौज पर अपना शासन कर लिया। इस तरह से वहाँ पर चक्रायुध को अपना सामंत बनाया। अब जो इसके पहले जो शासक थे उन्होंने चक्रायुध को अपना सामंत बनाया और अपने प्रदेश जब वो वापस जा रहे थे तो चक्रायुध को अपना सामंत बनाकर वहाँ पर छोड़कर वो वापस चले गए। अब इसके बाद चक्रायुध वर्सेस नागभट्ट द्वितीय का युद्ध। गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश के थे वो जब दक्कन वापस चले गए तो वापस जाते ही नागभट्ट द्वितीय जो प्रतिहार वंश के थे ने चक्रायुध जो सामंत थे उनके उन पर आक्रमण कर दिया और इस तरह से उन्होंने क्या किया, कन्नौज को जीत लिया। तो इस तरह से अब नागभट्ट द्वितीय जो थे जो प्रतिहार वंश के थे उनका शासन यहाँ पर हो गया।
इस तरह से हुआ। इसके पश्चात अब जो थे रामभद्र का शासन हुआ। तो नागभट्ट द्वितीय के पश्चात प्रतिहार वंश के ही जो रामचंद्र थे वो 833 से 836 ईस्वी तक के वो कन्नौज की गद्दी पर बैठे। और यहाँ पर अभी प्रशासन किसका रहा? प्रतिहार वंश का ही शासन था। इसके पश्चात मिहिर भोज का शासन आया। रामचंद्र के पश्चात मिहिर भोज जो प्रतिहार वंश के थे गद्दी पर बैठे। और मिहिर भोज एक प्रतापी शासक थे। वह कन्नौज को पूर्णतः अपनी राजधानी बना लेते हैं। और उन्होंने क्या हुआ कि फिर कन्नौज को ही अपनी पूर्ण रूपेण राजधानी बनाया। और इस तरह पूर्व से लेकर बाद तक के लगभग 100 वर्षों तक के प्रतिहार वंश का ही शासन कन्नौज पर रहा। आगे हम देखेंगे मिहिर भोज वर्सेस देवपाल का युद्ध। अब देवपाल जो कि पाल वंश के शासक थे और मिहिर भोज जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे, इन दोनों में कन्नौज को लेकर कई युद्ध हुए। और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए देवपाल एवं मिहिर भोज में जो अलग अलग युद्ध हुए उसमें यहाँ उल्लेखनीय है कि पाल वंश के अभिलेखों में देवपाल को विजयी बनाया गया। इन दोनों के बीच में युद्ध हुई, उसके परिणाम क्या रहे यह तो नहीं जानते, लेकिन पाल वंश के जो अभिलेख मिले हैं उसमें देवपाल को विजयी बनाया गया है। लेकिन वहीं मिहिर भोज के जो अभिलेख मिले हैं उसमें मिहिर भोज को विजयी बनाया गया। अर्थात यह निश्चित नहीं है कि वास्तव में विजय किसकी हुई। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में एक से अधिक बार युद्ध हुए होंगे और किसी एक युद्ध में देवपाल की विजय हुई और किसी युद्ध में मिहिर भोज की विजय हुई। अर्थात दोनों अभिलेखों में जो लिखा है वो देवपाल की विजय के समय में देवपाल की विजय का उल्लेख है और मिहिर भोज की विजय के समय में विजय का है, क्योंकि दोनों में सन अंकित नहीं है और इसलिए दोनों ने अपनी अपनी बात करी। लेकिन अंततः कन्नौज पर प्रतिहार वंश का ही शासन रहा। इसके पश्चात अमोघ वर्ष के सामंत राजा ध्रुव वर्सेस मिहिर भोज का। मिहिर भोज जो थे कि वो एक प्रतापी शासक होने के साथ साथ साम्राज्य विस्तार को भी ध्यान रखे थे। और साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से उन्होंने राष्ट्रकूट वंश के सामंत राजा ध्रुव के ऊपर मिहिर भोज ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने ये सोचा था कि अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे वो एक सीधे साधे और न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राजा थे, तो उन्होंने ये सोचकर उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उस वक्त में सामंत राजा ध्रुव थे। ये ध्रुव पहले वाले ध्रुव राजा से अलग, ये सामंत थे, इनका नाम भी ध्रुव था। तो उनके ऊपर मिहिर भोज ने आक्रमण कर दिया। लेकिन इस युद्ध में मिहिर भोज की हार हो जाती है और उन्हें वापस जाना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट वंश के थे उन पर आक्रमण करते हैं मिहिर भोज, लेकिन इस युद्ध में उसकी हार हो जाती है। आगे हम देखेंगे मिहिर भोज वर्सेस कृष्णद्वती के मध्य युद्ध। इसके पश्चात पुनः मिहिर भोज राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णद्वती पर आक्रमण करते हैं और उसे पराजित कर अपनी पिछली हार का बदला ले लेते हैं। तो मिहिर भोज ने इसके पहले भी जो युद्ध किया था सामंत राजा ध्रुव पर, लेकिन वहाँ पर उनकी पराजय हुई थी। लेकिन मिहिर भोज उसके बाद फिर कृष्णद्वती जो राष्ट्रकूट वंश के शासक रहते उन पर आक्रमण कर देते हैं और उनको पराजित कर देते हैं। इस तरह से पिछली हार का वो बदला ले लेते हैं। और इसके पश्चात मिहिर भोज के पश्चात महेंद्रपाल का शासन होता है। तो मिहिर भोज जो प्रतिहार वंश के रहते हैं उनके पश्चात महेंद्रपाल वो भी प्रतिहार वंश के ही शासक बनते हैं। और ये माना जाता है कि महेंद्रपाल के समय कन्नौज सर्वाधिक विकसित राज रहा और सबसे शक्तिशाली के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और बढ़िया राज्य था और समृद्ध राज्य था। इसके पश्चात महेंद्रपाल के पश्चात महीपाल का शासन होता है। महेंद्रपाल के पश्चात महीपाल गद्दी पर बैठता है और महीपाल के समय में इंद्र तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, इंद्र तृतीय ने कन्नौज के शासक महीपाल प्रतिहार वंश पर आक्रमण कर
कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि मिहिर भोज के समय में कृष्णदत्ती जो थे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, उनके समय में मिहिर भोज आक्रमण करके राष्ट्रकूट वंश को नुकसान पहुंचाते। तो यहीं पर जो महिपाल जो रहते हैं शासक, उन पर इंद्र तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश के रहते हैं वो आक्रमण कर देते हैं और कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और कन्नौज को लूटकर इंद्र तृतीय वापस दक्कन चले जाते हैं। इसके पश्चात कृष्णदत्ती वर्सेस महिपाल का युद्ध। इंद्रदत्ती के पश्चात राष्ट्रकूट वंश के ही शासक कृष्णदत्ती ने भी इंद्रदत्ती की भांति कन्नौज पर आक्रमण कर कन्नौज को बहुत नुकसान पहुंचाया और कन्नौज को लूटकर कृष्णदत्ती भी अपने प्रदेश वापस दक्कन चले जाते हैं। अर्थात इंद्रदत्ती और कृष्णदत्ती ये दोनों राजाओं ने महिपाल के समय में महिपाल से युद्ध करते हैं, उनको जीतते हैं, उसमें लूटते पाटते हैं, उसके बाद वापस अपने दक्कन चले जाते हैं। तो दोनों इंद्रदत्ती और कृष्णदत्ती ये दोनों लूटते हैं और चले जाते हैं। इस तरह कन्नौज जो एक प्रमुख क्षेत्र था और एक समृद्ध राज्य था, त्रिपक्षीय युद्ध के कारण लगभग 2 शताब्दी तक जो युद्ध का क्षेत्र बना रहा और एक प्रमुख राज्य से अब वह एक सामान्य राज्य बन जाता है, क्योंकि अनेक राजा इनको लूटपाट करते हैं और क्षेत्र को ले लेते हैं। स्थिति यहाँ इसलिए नाजुक हो जाती है और कालांतर में प्रतिहार वंश के ही राजपाल नामक एक राजा शासन करते रहते हैं, लेकिन उस वक्त शासन की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है और महमूद गजनबी जो कन्नौज पर आक्रमण करते हैं उसे और लूट कर पूरी तरह बर्बाद कर देते। अर्थात अंत में ये जो कन्नौज बहुत प्रसिद्ध था अब एक सामान्य राज्य बनकर रह जाता है और यहाँ की पूरी जो प्रसिद्धि थी, पूरी जो समृद्धि थी वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये लगभग 200 वर्षों तक जो त्रिपक्षीय युद्ध चला था वह बिंदुवार किस किस का कब कब युद्ध हुआ और क्यों हुआ इसके संबंध में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। स्टेप टू स्टेप जब आप देखेंगे कि किसका किससे युद्ध हुआ और क्यों हुआ तो आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले अन्य वीडियोस आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं और अपने अन्य इष्ट मित्रों को भी सेंड करिएगा। धन्यवाद।